विदेश में बहुत ही सस्ते दर पर यह एजुकेशन दी जाती है, जिसमें मुख्य स्थान यूक्रेन का है, जहां अभी हमारे 20,000 छात्र भारत से अभी है। हाँ, ऊंची शिक्षा ले रहे हैं मेडिकल का। जी। और इसके अलावे भी जो पुराना सोवियत संघ था, जिसके में अनेक टुकड़े हुए, उन सब देशों में इस मेडिकल की पढ़ाई होती है और वहाँ भी हमारे बच्चे हैं। इसके अलावा सर चाइना में भी, मलेशिया हाँ, में, चाइना, मलेशिया, नेपाल, फिलीपींस, सब देशों में भारत के बच्चे पढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं शेर घाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। इन दिनों यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर जो वहाँ पर यूक्रेन में जो मेडिकल के छात्र हैं, विशेषकर जो एमबीबीएस करने गए हैं, उनको लेकर बिहार के या देश के जो छात्र वहाँ हैं, यहाँ के लोगों की चिंताएं बढ़ी हैं। वहाँ से छात्र वापस आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर उदय कुमार जी, जो कि शेरघाटी के सब डिविज़नल हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं। सर, आपका शेरघाटी आजकल में स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल कि अभी जो यूक्रेन में बच्चे एमबीबीएस के लिए जा रहे हैं, बड़ी संख्या में वहाँ जाते हैं, और अभी जो वहाँ की स्थिति है, तो क्या कारण है? आपको क्या कारण लगता है सर कि इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर यूक्रेन बच्चे जाते हैं एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए? नहीं, इसमें सबसे पहली बात है कि पहले तो हम अपने देश में कितने बच्चों की शिक्षा हो पाती है मेडिकल में, इस पर आपको बता दें तो लगभग प्रतिवर्ष 90,000 छात्रों का यहाँ एडमिशन होता है देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेज में। मतलब सरकारी प्राइवेट? हाँ, सरकारी प्राइवेट मिला करके जी। जिसमें रफली हाफ हाफ है। अच्छा। मतलब जितने प्राइवेट में हैं उतने सरकारी में भी हैं। अच्छा। इस तरह से, लेकिन जब इसके एडमिशन के लिए जो परीक्षा ली जाती है, जिसे नीट कहते हैं, नीट क्वालिफाई करना पड़ता है, तो बच्चे बहुत क्वालिफाई करते हैं, या बहुत बच्चे चाहते हैं कि मेडिकल की शिक्षा हमें मिले, लेकिन शिक्षा उतनी ही मिलती है जितना सीट है। शेष जो बच जाते हैं, अगर उसमें भी बांटा जाए 2 भाग में, तो पहले तो सरकारी संस्थानों में लोग जाते हैं जहाँ कम फीस में पढ़ाई होती है, बहुत ही नॉमिनल फीस में होती है। अगर मार्केट का रेट जो भी रहे, जब भी रहा, तो फीस बहुत कम है, आज भी बहुत कम है। उसके बाद जो बच्चे बच जाते हैं वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, जहाँ उन्हें कुछ ऊंचे दर पर फीस उनके अभिभावकों को देना पड़ जाता है, देते भी हैं। लेकिन सभी नीट क्वालिफाइड बच्चे के अभिभावक उतने मोटी रकम नहीं दे पाते हैं फीस में, तब वो विदेशों की ओर पलायन करते हैं। विदेश में बहुत ही सस्ते दर पर यह एजुकेशन दी जाती है, जिसमें मुख्य स्थान यूक्रेन का है, जहां अभी हमारे 20,000 छात्र भारत से अभी है। हाँ, ऊंची शिक्षा ले रहे हैं मेडिकल का। और इसके अलावे भी जो पुराना सोवियत संघ था, जिसके में अनेक टुकड़े हुए, उन सब देशों में इस मेडिकल की पढ़ाई होती है और वहाँ भी हमारे बच्चे हैं। इसके अलावा सर चाइना में भी, मलेशिया हाँ, में, चाइना, मलेशिया, नेपाल, फिलीपींस, सब देशों में भारत के बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा। जबकि पहले ये दस्तूर नहीं था। नेपाल के बच्चे मेरे यहाँ पढ़ने आते थे। अच्छा। क्योंकि उनके यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं था, 1 या 2 था। यहाँ तक कि मैं सुनता हूँ कि बांग्लादेश भी जाते हैं। हाँ, बांग्लादेश भी जाते हैं। सही है जी, बिल्कुल सही है। तो मैंने मेडिकल में आने की या मेडिकल पढ़ने की इच्छा बहुतेरों छात्रों में है, जो लोग चाहते हैं कि डॉक्टर बने, समाज की सेवा करें और समाज का मैंने स्वास्थ्य का ख्याल हो। लेकिन सरकार के यहाँ चूँकि उतनी सीट नहीं है, तो उनको बाहर जाना ही पड़ता है। लेकिन सर, प्राइवेट कॉलेज में इतना फ़र्क है कि यहाँ पे जो बच्चों को एमबीबीएस करने में 1 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपया खर्च होता है, वो विदेशों की फ़ीस मैं देख रहा था अभी कि वहाँ पर 20 से 25 लाख में लोग पढ़ लेते हैं। तो कारण क्या है कि ये चीज़ें अपने देश में बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बहुत विशाल क्षेत्रफल है, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, बहुत सारे जानकार लोग हैं, तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का क्यों नहीं बन पाता है कि उतने खर्च में यहाँ लोग एमबीबीएस करें? जी, ठीक है। यहाँ है कि जैसे गवर्नमेंट वाला कॉलेज के अलावा जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, वो लोग का कहना रहता है कि चूँकि सरकार तो अपने संसाधनों से मेडिकल कॉलेज चला लेती है, लेकिन हमें चलाने के लिए पूर्णतया अपने बच्चों पर, यानी जिनका एडमिशन वो लेते हैं, उन्हीं के फीस पर गुजारा करना पड़ता है। तो जितना उनको पढ़ाने में, मेंटेनेंस में, बिल्डिंग बनाने में, माने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में जो खर्च आता है,
वो पूरी की पूरी राशि विथ प्रॉफिट वो छात्रों से ही लेते हैं या उनके अभिभावकों से लेते हैं। तो यहाँ महंगा पड़ता है। तो आपने कहा कि विदेशों में क्यों सस्ती है, तो विदेश में बहुत से मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो उनके सरकार के द्वारा ही संपोषित हैं। बहुत से मेडिकल कॉलेज माने सरकारी ही हैं, स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तो उसका फीस बड़ी नॉमिनल उनके यहाँ भी है, उनके बच्चों के लिए। और हम बाहर से जो भी बच्चे जाते हैं, चाहे इंडिया से जाएं या पाकिस्तान से जाएं या किसी भी देश से जाएं, बच्चे तो सब देशों से जाते हैं, तो उनसे वो लोग थोड़ा बढ़ा कर लेते हैं, जो कि फिर भी यहाँ से बहुत कम रह जाता है। ये सर 1.25 करोड़ और 25 हाँ लाख का हाँ, तो अब तो कुछ तो यहाँ प्रॉफिट मेकिंग भी है, मनी या माइंड कहिए, तो जिसके चलते फीस बढ़ जाता है। आपको अगर क्या लगता है क्या प्रयास होना चाहिए आगे? नहीं, अगर बड़े बड़े उद्योगपति, यूक्रेन जैसे देश में ऐसे हालात बने हैं, कहीं और भी हालात बिगड़ सकते हैं, अब छात्रों के लिए थोड़ा बाहर जाने के लिए सोचना। पहली बार तो इस तरह का नया खतरा आ गया कि इस तरह की बात भी हो सकती है विदेश में पढ़ने पर या रहने पर। तो यहाँ के मेन जो उद्योगपति हैं, जो काफ़ी पावरफुल हैं या काफ़ी इकोनॉमिक ढंग से बहुत अच्छे पोजीशन में हैं, उन लोगों को आगे बढ़ कर के माने मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रयास करना चाहिए, और उसमें वो चाहें तो सस्ते दर पर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सरकार तो जितना बनता है, संसाधन जितना है उसके पास, वो तो मेडिकल कॉलेज खोल ही रही है, और हर दिन खुल रहा है लगभग। इधर तो हाल के वर्षों में केंद्र सरकार भी और बिहार सरकार भी कई कॉलेज खोली है, तो सीटों की संख्या बढ़ी भी है, तो ये एक अच्छी बात है। हम विवर से एक बात और अभी बताएंगे, जो अभी फैसले लिए गए हैं इस बार से, कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इंडिया में हैं, उनमें जो महंगी फ़ीस थी, मतलब 1 करोड़ से लेकर 1.25 करोड़ की जो फ़ीस थी 5 साल की, तो उसको अब सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि अब आधी सीट जो है उसकी, उस पर गवर्नमेंट फ़ी में बच्चे पढ़ेंगे और आधी सीट जो है वो प्राइवेट फ़ी जो लगता था उस पर पढ़ेंगे। तो एक तरह से सरकार का ये फैसला अच्छा कदम है, जो अभी इस बार से तो लागू नहीं होगा, वो आने वाले वर्ष में होगा। तो सर, ये जो फैसला सरकार ने लिया है कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो अब आधी फीस सरकारी खर्च पर ही आधे बच्चों को वो पढ़ाएंगे, तो ये कदम शायद कोर्ट ने लिया है इस पर। नेशनल मेडिकल काउंसिल का अभी जस्ट आया, पहले से भी प्रयास हो रहे थे, इस बार फाइनल हो गया। अभी इस सत्र में लागू हुआ मत हो, लेकिन अगले सत्र से या हो सकता है इस सत्र से ही 50% सीट जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का है वो सरकारी दर पर ही पढ़ाया जाएगा उसमें, यानी एक तरह से सरकार के ही रेट से पढ़ाई होगी। उन लोगों के पास केवल 50% सीट बच जाएगा। तो ये माना जाए कि कदम बेहतर हो, बहुत बढ़िया हुआ। माने करीब करीब और माने समझिए कि 50% सीट मेडिकल कॉलेज का ही बढ़ गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, जो प्राइवेट में चला गया। माने है वो प्राइवेट में, लेकिन सरकारी दर पर पढ़ाई होगी, तो एक तरह से उसको सरकारी सीट कहिए। हाँ जी। सर एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि जो लोग यूक्रेन में पढ़ते हैं, पहले मैं रसिया सुनता था कि रूस में पढ़ते हैं, अब यूक्रेन में बाद में जान पाया कि या फिर चाइना में पढ़ते, तो उनकी जो पढ़ाई है वहाँ से जो MBBS करते हैं और यहाँ से जो करते हैं, इंडिया से जो करते हैं, क्या इसको लेकर उनके सरकारी नौकरी में या उनकी प्रैक्टिस में क्या फ़र्क पड़ता है? वो बराबर है या फिर उसमें कुछ फ़र्क है? नहीं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। पढ़ाई तो वहाँ भी होती है। अच्छा। जितने मेडिकल कॉलेज हैं उनके देश के बच्चे भी पढ़ते हैं, मेरे बच्चे यानी यहाँ के बच्चे भी जाके पढ़ते हैं। तो थोड़ी सी पढ़ाई में इधर के लोग बोलते हैं कि गुणवत्ता में कमी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जब यहाँ आते हैं और हम लोग फील्ड में देखते हैं तो कमोबेश वो भी यहाँ के जो अदर डॉक्टर्स हैं उनसे कम्पीट करते हुए देखे जाते हैं। तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि वहाँ बहुत कम कम गुणवत्ता की शिक्षा उन्हें मिलती है, ऐसा नहीं है। पढ़ाई बेहतर है? बेहतर नहीं है। हाँ, बेहतर नहीं। एट पार कह सकते हैं या थोड़ा सा लेस देन एट पार कह सकते हैं। बेहतर नहीं कहेंगे, यहाँ से बेहतर नहीं है। हाँ ठीक है, पर बाकी वो अनुभव अपने फील्ड में आने पर प्राप्त कर लेते हैं। तो इस सरकारी नौकरियों में क्या उनको सुविधा? ना, कोई भेदभाव नहीं है। उनको आने पर वहाँ से एक परीक्षा देनी पड़ती है। अच्छा। जिसको कहते हैं कि जैसे नीट की तरह ही एक परीक्षा उनको यहाँ आने पर देनी पड़ती है। अगर वो क्वालिफाई कर गए तो फिर यहाँ के लिए हैं, अगर वो क्वालिफाई नहीं किए उस टेस्ट को तो यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते, यहाँ रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा उनका। माने ये ज़रूरी है। आखिरी सवाल सर, हाँ। अभी क्या भविष्य होगा यूक्रेन में जो बच्चे थे,
उनके कोई फर्स्ट ईयर में थे, कोई थर्ड ईयर में थे, कोई फाइनल ईयर में थे, अब उनका भविष्य आपको क्या ये तो लगता है जो आप काफ़ी अनुमान लगा रहे हैं काफ़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि बच्चे तो 20,000 के लगभग, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका, 17,000 बच्चे आ चुके हैं, 3,000 के लगभग बच्चे अभी फंसे हुए हैं। तो युद्ध के बाद उस देश की क्या स्थिति रहेगी, कितना बर्बाद रहेगा या किस हालत में वो अपने को संभालेगा, तब ही ना पुनः पढ़ाई कर पाएगा अन्य बच्चों का जो उनके यहाँ हैं। तब तक तो उनके पढ़ाई में काफ़ी बाधा है, या कोई दूसरा देश उनको एकोमोडेट करे सेम सेशन में तो हो सकता है, यानी अभी तो गंभीर बात है। क्या आप उनको बताएंगे उनको क्या करना चाहिए? अब वैसे बच्चे जो डिप्रेशन में होंगे या उनको भविष्य बिल्कुल अंधकारमय लग रहा होगा, नहीं तो आपको क्या लगता है? अभी तो उनको हौसला बुलंद रखना है, बहुत कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हिम्मत तो नहीं हारना। ऐसा नहीं कि कुछ हो ही जाएगा, हो सकता है युद्ध बंद हो जाए, हो सकता है पुनः शांति बहाल हो जाए और फिर वो नॉर्मल हालत में आने लगे कंट्री, तो फिर हाँ कॉलेज खुल जाएंगे। जैसे कोविड के टाइम में भी हुआ था, पूरे देश में या पूरे विश्व में लॉकडाउन हो गया, कॉलेज बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, लेकिन घबराना तो नहीं था। फिर हम लोग सामना किए और पुनः विजयी होकर उभरे हैं। सभी कॉलेज खुल गए, सभी बच्चे स्कूल जाने लगे, टीकाकरण भी चल ही रहा है। तो निराश नहीं होना है, कोई युद्ध अनंत काल तो चलेगा नहीं। और बाकी विश्व बिरादरी में जितने भी देश हैं मिलजुल के कुछ उसको रोकेंगे ही, युद्ध रुकेगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। विवर्स से और जो अभिभावक या छात्र, बिल्कुल ऐसी परिस्थिति में हौसला रखने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें जीवन में आती जाती हैं, परिस्थितियों से गुज़रना पड़ता है, हर तरह की परिस्थितियों से। तो डॉक्टर साहब ऐसे छात्रों के लिए कह रहे हैं कि वो बिल्कुल हिम्मत बनाकर रखें और आने वाला कल ज़रूर बेहतर होगा और फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।